हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्राउन रूल के बारे में। एक गारंटी मैं आपको दे देता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपका ऐसे डाउट नहीं रहेगा। आप बड़ी ही आसानी से जो भी एमसीक्यूज है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको कर पाओगे और बड़ी ही आसानी से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेंस का क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने अंदाज से। ओके, मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से बहुत ही स्लोली पढ़ाऊंगा आपको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपके बोर ना होने के लिए भी मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी देता हूँ, थोड़ा सा लाइट ट्यून में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको एंगेजिंग बना सकता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के ऊपर। उसके पहले एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में बेसिकली हम क्या देखेंगे, ये तो पहले आपको पता है, सभी एक्ट्स हम देखेंगे A to Z जो भी आपका लक्ष्मीकांत में कवर है, हम पूरा का पूरा निचोड़ के लाए हैं लक्ष्मीकांत को। ओके, एक भी पॉइंट आपका लक्ष्मीकांत से यहाँ पे मिस ना होगा। ओके, देन हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम देखेंगे इन सारे एक्ट्स को कैसे मेमोराइज़ करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, जो काउंसिल एक्ट होता है, इसको कैसे मेमोराइज़ करेंगे, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हम देखेंगे ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, आपका सभी एक्ट्स याद रहें। हम ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बताए थे कंपनी रूल के क्लास में। आप अगर वो वीडियो ना देखे हो तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गो थ्रू करिए, मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ। ओके, सो आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, वहाँ पे वही 8 एक्ट का मैं ट्रिक दिया हूँ जो कि बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे याद रखेंगे। ओके, सो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट, देन 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन लास्ट में आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। सो कितना हुआ हमारा? टोटल 7 एक्ट है, टोटल 7 एक्ट्स है। ओके, सो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ओके, 3 है इंडियन काउंसिल एक्ट और एक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसको फर्स्ट नेम वाइज हम देखेंगे कि कैसे तोड़ेंगे हम इसको। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट जो आया था 1858 में आया था, जो कि सिपाही म्यूटिनी के अवेकनिंग में आया था, जो सिपाही म्यूटिनी के बाद आया था। सो इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे और उसके बाद 3 इंडियन काउंसिल एक्ट रखेंगे। ओके, देन 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रखने के बाद लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बड़ी ही आसानी से मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट जो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा, देन आपको लिखना है 3 इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, देन जो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बचा था उसमें कितना और बचा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2। ओके, देन लास्ट में आएगा, लास्ट में तो हमको इंडिपेंडेंस मिला था। ओके, सो वो होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसी एक्ट के तहत ही मिला था। ओके, सो यहाँ पे तो आपको पता होगा 1947 इसका ईयर, एंड यहाँ पे आपको पता है सिपाही म्यूटिनी के बाद आया था 1858। ओके, इसके बाद वाले फार्मूला के लिए कुछ आपको नंबर याद रखना पड़ेगा। सो वो नंबर क्या है? 3, 31, 17। ओके, सो बस यही 3 नंबर को याद रख लेना। आपके पूरा का पूरा ईयर और नेम के साथ आपको कभी भी आप नहीं बोलोगे। सो ईयर क्या होगा? इसके बाद 3 ऐड कर लेना, 1861, देन ऐड कर लेना 1861 के बाद 31 ऐड कर लेना। ओके, 1892, देन 17 ऐड कर लेना। 1892 में 17 मिलाएंगे तो कितना होगा? 1909।
और लास्ट की जो 3 एक्ट है वहाँ पे तो एक आपको पता है 1947 एंड 2 एक्ट को आपको आराम से पता चल जाएगा जब भी आप पढ़ोगे, बार बार इस चैप्टर को पढ़ोगे, क्योंकि ये 2 एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक है 1919 का एक्ट एंड एक है 1935 का एक्ट। ओके, सो आपको ईयर पता चल गया होगा। सो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड 3 इंडियन काउंसिल एक्ट, एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, उसमें से जो 3 एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फर्स्ट एक रहेगा, देन कुछ टर्म के बाद 2 आएगा। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले लिख देना, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 3, इंडियन काउंसिल एक्ट, देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 2 बचा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2। ओके, देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ईयर वाइज किससे याद रखेंगे, ये आया था 1857 के सिपाही म्यूटिनी के बाद, सो इसका 1858। ओके, ये 3 ऐड कर लेना, 331-17 के रूल से 3 ऐड करने से कितना होगा 1861। देन ये होगा 1831 के रूल में 1892। देन ये होगा 17 के रूल से 1909। देन ये 1919 एंड 1935 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बार बार आप इस दोनों एक्ट को पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, तब आप ये दोनों एक्ट तो बार बार ही पढ़ना पड़ेगा। सो इस तरह से इस दोनों एक्ट आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी फार्मूला का ज़रूरत नहीं है। अब बस ये चारों एक्ट को आपको थोड़ा सा फार्मूला लगा के सीखना चाहिए। एंड ये एक्ट आया था 1947 में, अंडरस्टैंड। सो ये गया ट्रिक हाउ टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस एक्ट्स। ओके, देन हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में। ओके, ये हमारा फर्स्ट एक्ट है। सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे, ये किस कारण से इसको लाया गया था, इसका फीचर्स क्या है, वो सब हम देखेंगे। ओके, किस लिए लाया गया था, क्या इसका एम था। ओके, सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था सिपाही म्यूटिनी के बाद। ओके, सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 में। 1857 में किस लिए हुआ था, किस चीज़ के लिए वो रिवोल्ट हुआ था, और इसको कैसे सेटल करें, कैसे गुड गवर्नेंस लाएं। ओके, इसी की पर्पज़ से ही इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को लाया गया था। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। प्लीज़ नोट इट डाउन, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। सिमिलरली एक हम एक्ट पढ़े थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या आप मेरे को बता सकते हैं वो एक्ट कौन सा एक्ट था, कौन सी ईयर में पास हुआ था? मैं आपको 4 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4। अगर आप वो आंसर दे दिए हैं तो कंग्रेचुलेशन। अगर आपको नहीं पता है वो, आप मेरा पहले वाला वीडियो जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है वो प्लीज़ देख लीजिए। आपका कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, इसी एक्ट के फर्दर चलते हैं। ये क्या किया था, अबोलिश कर दिया था पावर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको अबोलिश करके वो पावर डायरेक्ट दे दिया था, क्राउन को दे दिया था, क्राउन की तरफ शिफ्ट हो गया था। सो इसीलिए ही जब क्राउन को शिफ्ट हो गया था, क्राउन जब डिसाइसिव पावर बन गए थे जो ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, सो इसीलिए ही इसको क्राउन रूल बोला जाता है। ओके, क्राउन रूल का शुरुआत हुआ था 1858। इसीलिए ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अबोलिशन एंड क्राउन को ट्रांसफ़र हुआ सब पावर्स, इसीलिए ही इसको यहाँ तक जो ड्यूरेशन है जो ब्रिटिश राज का, इसको क्राउन रूल बोला जाता है। ओके, सो इसका फीचर्स क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया था, इसका फीचर्स क्या था वो हम देखेंगे। फर्स्ट फीचर्स था कि ये जो गवर्नर ऑफ जनरल का पोस्ट था। ओके, एक पोस्ट था जो गवर्नर, फर्स्ट जो 1773 एक्ट आया था उसके तहत हमारे जो गवर्नर्स ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। देन एक एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे क्या हुआ,
गवर्नर जनरल बन गए वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ओके, एंड ये बन गए जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन का। जो भी इंडिया में रूल करता था ब्रिटिश या ब्रिटेन, उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया वाइस रॉय को। सो इंडिया में जो वाइस रॉय पोस्ट आया, वहाँ पे पहला वाइस रॉय कौन थे? द फर्स्ट वाइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग। जो कैनिंग थे वो वाइस रॉय, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ओके, देन इसका सेकेंड फीचर क्या था? जो हमारा डबल गवर्नमेंट सिस्टम आया था। आप एक पढ़े होंगे कंपनी रूल में, मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कौन सा वो एक्ट आया था जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे सिस्टम का शुरुआत या डबल गवर्नमेंट सिस्टम का शुरुआत किया था? आपको 5 सेकेंड देता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर आंसर दे चुके हैं तो कंग्रेचुलेशन, अगर आंसर ना पता हो तो प्लीज़ वो वाला सेक्शन मेरा देख लीजिए, वो वाला वीडियो कंपनी रोल वाला। सो खैर मैं आंसर दे देता हूँ आपको पता है कि आप ऑनेस्टली दे रहे हो कि नहीं। अगर नहीं दे रहे हो प्लीज़ वो वाला सेक्शन चेक कर लेना। इसका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में जो डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट का सिस्टम हुआ था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शुरुआत हुआ था, उसको ये अबोलिश कर दिया था। ओके, अबोलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट, ये था सेकेंड फीचर, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, ये फर्स्ट आपको क्या पता चला? वाइसरॉय के बने, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम अबोलिश हुआ। देन इसका थर्ड फीचर है, ये एक नया सिस्टम क्रिएट किया। ओके, एक नया ऑफिस क्रिएट किया, क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। ये इनके पास क्या पावर था? ही वॉज गिवन द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर था। ओके, कंप्लीट अथॉरिटी, प्लीज़ आप इसको नोट करते हुए जाइए, इससे ना बैठिए। आप एक पेन एंड पेपर लेके मैं जो भी बोल रहा हूँ आप इसको नोट करते हुए जाइए। नोट करेंगे तभी आपका थोड़ा सा मेमोराइज करने में अच्छा होगा। ये चैप्टर प्योरली मेमोराइजिंग चैप्टर है। आपका कुछ भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें नहीं चाहिए, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, ये सब आपको रखना पड़ेगा। सो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया बन गए, ये इनको दिया गया था कंप्लीट अथॉरिटी और कंप्लीट अथॉरिटी एंड पावर ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया बना, जो ऑफिस बना, जो पोस्ट बना, ये कौन बनेंगे? कि ये जो बनेंगे वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होंगे, ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ओके, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर बनेंगे एंड ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर एंड जो भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट अथॉरिटी इनको दिया गया है, जो भी कंट्रोल दिया गया है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके, ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। ओके, देन ये जो पोस्ट बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, उनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल का गठन किया गया था। ओके, सो ये 15 मेंबर काउंसिल का गठन इसलिए हुआ था ताकि उनको असिस्ट कर सके। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया बने उनको असिस्ट कर सके। ये जो काउंसिल बना ये एक एडवाइजरी बॉडी था। ओके, एंड इसका जो चेयरपर्सन थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया थे। ओके, सो ये जो एक्ट लाया गया था वो लार्जली इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो लार्जली इंग्लैंड से कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है? द एक्ट वॉज लार्जली कन्फाइंड, लेफ्ट में आप देखिए नोट्स में जो मैं प्रोवाइड किया हूँ, द एक्ट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी
by which Indian government was to be supervised and controlled in England. इंग्लैंड से इसको जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा आता है हमारा रूल के हिसाब से, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा एंड जो फर्स्ट ईयर वाला रूल है वो है 3। सो यहाँ पे कौन सा एक्ट आएगा? यहाँ पे आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये जो 1861 का एक्ट है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क वाला एक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ओके, सो किस लिए ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इसको बोला जाता है हम अभी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या किया गया था, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का शुरुआत किया गया था, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया गया था, जहाँ पे इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस या लेजिस्लेशन की प्रोसेस में उनको पार्टिसिपेट करने में उनको मदद मिला था, उनको शुरुआत हुआ था इंडियंस को लेजिस्लेशन की प्रोसेस में। ओके, सो इसका फर्स्ट फीचर क्या है, प्लीज़ नोट इट डाउन। आप यहाँ से लेफ़्ट साइड से मैं जो भी लिखा हूँ आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेंगे, आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, प्लीज़ आपको A to Z कॉपी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में अपनी आसान भाषा में आप लिख सकते हैं। तो किस लिए इसको काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को इम्पोर्टेंट केस बोला जाता है, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस बोला जाता है? क्योंकि ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया था। इसमें कुछ इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल किया गया था। सो इस फीचर के तहत, इस प्रोविज़न के तहत जो उस टाइम पे वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग जो था वाइस रॉय, वो कुछ इंडियंस को अपॉइंट किया एज हिज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ओके, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में कैनिंग कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया इन हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। सो वो 3 आदमी कौन थे? वो 3 आदमी 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। सो इन तीनों को कैनिंग अपॉइंट किया था 1862 में, उनकी जो एक्सपैंडेड काउंसिल था वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तहत। ओके, सो देन जो नेक्स्ट प्रोविजन क्या था, स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो 1773 में हमारा सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस का शुरुआत हुआ था। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास था, उनके जो सोवरेनिटी चला गया था, उनका जो इंडिपेंडेंस चला गया था, वो एक तरह से रिवर्स हो गया था 1861 के एक्ट के तहत। 1861 के एक्ट के इस फीचर के साथ इसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ये शुरुआत हो गया था। ओके, ये जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज था, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर चला गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, वो उनको धीरे धीरे करके उनको रिस्टोर करता हुआ चला जा रहा था इसी एक्ट के तहत। सो इसी डिसेंट्रलाइजेशन के चलते हुए उनको क्या हुआ था, 1937 में उनको इंटरनल ऑटोनॉमी मिल गया था उनके प्रोविंस में, जो उनके पास से चला गया था। ओके, 1773 में। देन इसका जो नेक्स्ट प्रोविज़न था वो था कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे कुछ प्रोविंसेस में। उनमें से कुछ प्रोविंसेस जो थे वो था बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। इनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल किस ईयर बना, 1862, 1886 एंड 1897। प्लीज़ आप इसको नोट करते हुए जाएं, ये इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो इसको आप नोट करते हुए जाए कि कौन से ईयर में बंगाल का बना, कौन से ईयर में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का बना एंड कौन से ईयर में आपका पंजाब का बना। देन क्या है, तो वाइस रॉय थे, उनको एम्पावर किया गया था टू मेक लॉज फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द काउंसिल। जो उनका काउंसिल था वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चलता था, जो लेन देन चलता था, उसके कन्वीनियंट रिजल्ट के लिए, उसके कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए एक लॉ बनाने की पावर दिया गया था वाइस रॉय को।
ओके। और क्या हुआ था, इट ऑल्सो गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय कैनिंग इन 1859। प्लीज़ नोट इट डाउन। हम पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है आगे देखेंगे, पर एक बात नोट कर लेना, पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। अब एक बात नोट कर लेना, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था कैनिंग ने इन 1859। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। सो अभी देखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैनिंग। पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत क्या होगा, एक मेंबर लिया जाएगा वाइसरॉय काउंसिल का। ओके, उनको एक या दो डिपार्टमेंट या उससे भी ज़्यादा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का चार्ज दिया जाएगा उनको। एंड वो क्या करेगा, ही वॉज ऑथोराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर्स। वो फाइनल ऑर्डर्स इशू करेगा ऑन द मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज काउंसिल। जो भी उनका काउंसिल होगा उनके बिहाफ से, और जो भी उनका डिपार्टमेंट होगा उनकी तरफ से वो फाइनल ऑर्डर जारी करेगा। ये था जो पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कैनिंग। ओके, सो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, कैनिंग के द्वारा लाया गया था एंड 1859 में लाया गया था। इसका जो नेक्स्ट फीचर है 1861 का, वो है इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस इश्यू करने का पावर वाइसरॉय को दिया गया था कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में। एंड वो ऑर्डिनेंस का लाइफ स्पैन क्या होगा, लाइफ होगा उसका 6 मंथ्स। ओके, सो नाउ हम हमारे फार्मूला के हिसाब से जो नेक्स्ट एक्ट आएगा उसका नाम क्या रहेगा। फर्स्ट तो रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, एंड ईयर के हिसाब से हम अगर देखें, जो हमारा ईयर था 31 के रूल से क्या आएगा, 1892। ओके, सो इसका फीचर्स क्या था अभी हम देखेंगे। सो 1892 का जो फीचर्स था, ओके, फर्स्ट फीचर था जो ये साइज इंक्रीज किया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो कि अपॉइंट होते थे इंडियंस ही अपॉइंट होते थे ना। हम पिछले वाले एक्ट्स में जो पढ़े, इंडियन अपॉइंट्स हो गए वाइसरॉय के काउंसिल में आज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सो वही जो इंडियंस अपॉइंट होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में, वो जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका साइज़ को बढ़ा दिया गया था। अगर पहले कि ईयर में 5 या 10 अपॉइंट होते होंगे तो इसमें 15 या 20 अपॉइंट होंगे। ओके, इस तरह से साइज़ बढ़ा दिया गया था एंड फंक्शंस ऑल्सो बढ़ा दिया गया था ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, यहाँ पे एक और पावर दिया गया था, जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बने उनको बजट को लेके डिस्कस करने का पावर दिया गया था। ओके, एंड क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिव को वो कर सकते हैं, इसका भी पावर दिया गया था 1892 के एक्ट के तहत। सो पहला क्या हुआ था, साइज बढ़ा दिया गया था जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, देन फंक्शंस बढ़ा दिया गया था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और उनको राइट दिया गया था बजट को लेके डिस्कस करने का। ओके, देन एड्रेस भी कर सकते थे वो एग्जीक्यूटिव को लेके, क्वेश्चन कर सकते थे। देन जो नेक्स्ट फीचर है ये बात करता है नॉमिनेशन कैसे होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। सो ये कहाँ पे होगा, एक तो होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन कैसे होगा ये बताता है बाय वाइसरॉय होगा। ओके, सो जो वाइसरॉय होंगे वो रिकमेंडेशन लेंगे किसका, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। ये दोनों का रिकमेंडेशन लेके ही वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे कुछ लोगों को इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर से आप देखना, वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वहाँ पे कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। सो इनके रिकमेंडेशन से गवर्नर अपॉइंट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स को, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। इसी तरह से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो साइज़ है उसको बढ़ाए जाने का प्लान था इसी एक्ट के तहत। ओके, इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो बताता है कि यहाँ पे एक इनडायरेक्ट प्रोविजन था इलेक्शन करने के लिए। ओके, टू अपॉइंट दोज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, हालांकि वो जो
इलेक्शन वाला वर्ड था वो इसी एक्ट में बताया नहीं गया था, उसका जिक्र ही नहीं हुआ था। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनल मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज। सो कुछ सर्टन बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपल बॉडीज़ या फिर कुछ जमींदार, उनकी रिकमेंडेशन से ही कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से कुछ इनडायरेक्ट प्रोविज़न भी था इसी एक्ट के तहत। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट होगा वो क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसी एक्ट को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, सो मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया एंड मिंटो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ओके, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये दोनों को ही मिला के इस रिफॉर्म्स को पास किया गया था, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बताया जा रहा था। ओके, इसका फीचर्स क्या था? ये इंक्रीज कर दिया था साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, साइज जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका साइज बढ़ा दिया गया था। और ये क्या था, जो ऑफिशियल मेजोरिटी था सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको तो रिटेन किया ही किया, बट जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी था उसको भी अलाउ कर दिया गया था। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट फीचर क्या है, ये बता रहा है कि जो डेलिबरेटिव फंक्शंस था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, सेंट्रल हो वो या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वहाँ पे कुछ जो प्रोविजंस था उसको एनलार्ज कर दिया गया था। वो प्रोविजंस क्या था कि मेंबर अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, रिजोल्यूशन मूव करा सकते हैं बजट को लेकर एंड सो ऑन। देन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपके एग्जाम के लिए कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए एक इंडियंस को यहाँ पे चांस मिला था वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनने के लिए। ओके, सो जो फर्स्ट इंडियन थे जो कि वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, जो कि थे लॉ मिनिस्टर। ओके, सो एक था वाइस रॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो लिबर्टी देना शुरू हो गया था इंडियंस को, एंड यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडियंस को अपॉइंटमेंट मिला था, और वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि थे लॉ मिनिस्टर वहाँ पे। ओके, देन जो नेक्स्ट फीचर था, ये क्या किया था, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का शुरुआत हो गया था। ओके, सो एक कम्युनल डिवाइड बनाया गया था, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बताया जाता है। ओके, और क्या बता रहा है इसका नेक्स्ट जो फीचर है, वो बता रहा है कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था ऑल्सो टू द प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़, जमींदार्स, इनको भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का चस्का दिया गया था। ओके, जैसे मुस्लिम्स को दिया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, वैसे ही इनको भी दिया गया था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। किसको? प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। ओके, सो ये था 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। देन हम पढ़ेंगे 1919। देखिए मैं आपको बता देता हूँ 1909, 1919, 1935 एंड 1947 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट्स है। ये आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा ईयरली। आप एक साल अगर दे रहे हो पॉलिटी को, 3 महीना या 2 महीना दे रहे हो, तो इसको तो इस चैप्टर के इसी 4-5 एक्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ओके, सो चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, सो ये इस एक्ट का शुरुआत कैसे हुआ था? अगस्त 10 को, अगस्त 10, 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस किया था कि इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए। ओके, एंड इसका ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन किया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए। इंडिया में एक बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए ही इस एक्ट को लाया जाने का प्रपोजल था। इसका मेन एम यही था।
ओके, ये एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1919 में एंड ये काम में लग गया 1921 में। एंड इसी एक्ट्स को ही बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। प्लीज नोट इट डाउन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फर्स्ट हम पढ़े थे मॉर्ले मिंटो। बहुत लोगों का ये डाउट हमेशा रहता है, मॉर्ले मिंटो। ओके, मॉर्ले मिंटो 1909, ये 1919। मॉर्ले मिंटो एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू सिमिलरली ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, ये थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, सो ये था कुछ डिटेल्स, कुछ ओवरव्यू अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। देन we'll डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स। ओके, उसके फीचर्स की तरफ देखते हैं कि ये इस एक्ट में फीचर्स क्या क्या थे। सो बेसिकली ये फीचर्स इसमें एक था, इसी एक्ट का जो फर्स्ट फीचर है वो क्या बताता है कि जो सेंट्रल कंट्रोल था ओवर द प्रोविंसेस, ओके, उसको रिलैक्स कर दिया गया था। ओके, कैसे रिलैक्स कर दिया था ना, बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जो भी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स था, जैसे आप पढ़ेंगे यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, ओके, वैसे ही जितने भी सब्जेक्ट्स था उनको सेपरेट कर दिया गया था। बट हालांकि ये एक फेल्योर थ्योरी है, ये काम नहीं किया। जो भी सिस्टम्स था अभी भी वो यूनिटरी ही रहा था। ओके, ये फर्दर डिवाइड किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उसको दो टाइप से डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है उसको गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, उनकी असिस्टेंस से, उनके एडवाइस से, उनके एड से ही वो जो गवर्नर होते हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट को। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, बट रिजर्व्ड सब्जेक्ट में गवर्नर करेंगे एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी। ये जो डुअल सिस्टम, डुअल गवर्नेंस था, जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल जो अलग हुए थे, इसको बोला जाता है डायरची। ओके, डायरची मतलब क्या है, डबल रूल, डबल गवर्नेंस। ओके, बट ये एक्सपेरिमेंट वाज लास्टली अनसक्सेसफुल था। ये एक फर्स्ट टाइम के लिए बाइकैमरलिज्म टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे दो हाउसेस है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। कैमरा मतलब क्या, हाउस। बाई मतलब क्या, दो, दो हाउसेस, टू हाउसेस को बाइकैमरलिज्म बोला जाता है। सो ये फर्स्ट टाइम के लिए जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया था बाइकैमरलिज्म। ओके, जो कि कंसिस्ट हुआ था एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस को लेके। एंड द मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जो भी इनका मेजोरिटी मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही चूज होते थे। ओके, और इसमें क्या फीचर था कि जो 3 आउट ऑफ 6 मेंबर होंगे वाइसरॉय का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वो इंडियन होंगे, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। ओके, ये कम्युनल इलेक्टोरेट जो कि शुरुआत किया था मिंटो ने, ओके, उसको एक्सटेंड कर दिया था 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस की तरफ। यहाँ पे एक फ्रेंचाइज सिस्टम का शुरुआत भी किया गया था, जिसके पास प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन से वो अच्छे होंगे, उनको एक फ्रेंचाइज मिलेगा। देन ये क्रिएट किया था एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर क्रिएट किया गया था एंड उनको कुछ फंक्शंस ट्रांसफ़र किए गए थे, जो कि पहले का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया का था। ओके, देन क्या बताता है, ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी प्रोविज़न लेके आया था। इसीलिए एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन हुआ था 1926 में। प्लीज़ नोट इट डाउन, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था 1926 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। इसके लिए ली कमीशन का गठन किया गया था एंड उसी की ही रिकमेंडेशन से ही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था 1926 में। किसी एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट ऑफ 1919 के तहत। देन ये सेपरेट कर दिया था फर्स्ट टाइम के लिए प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से, जैसे हमारा सेंट्रल बजट से रेलवे बजट हट गया था। ओके, इस तरह से वो प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया था। एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उनको ऑथोराइज किया गया था, उनके रिलेटेड जो भी लॉ बनाने के लिए उनको एम्पावर किया गया था। तो इसका लास्ट फीचर क्या है, एक स्टैट्यूटरी कमेटी का गठन होगा एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसका पॉजिटिव से नेगेटिव से उनको इंक्वायरी करके उसका रिपोर्ट 10 ईयर के बाद देने का प्रोविजंस था। सो एक बेसिकली एक स्टैट्यूटरी कमेटी गठन किया जाएगा एंड वो रिपोर्ट देगा आफ्टर 10 ईयर्स। सो उसी के बेसिस में एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। आपने इस नाम को बहुत पढ़े होंगे जब स्कूल में होंगे। ओके, जो साइमन कमीशन, साइमन्स गो बैक, ये सब नारा लगा था इसी साइमन कमीशन के लिए ही हुआ था। साइमन कमीशन तो इस प्रोविज़न के तहत जो 1919 का लास्ट प्रोविज़न के तहत आने वाला था 10 साल के बाद। ओके, सो 29 में आने वाला था, लेकिन इसको लाया गया था नवंबर 1927 में। 2 ईयर अर्लियर इसको लाया गया था। इसको हेड कौन किए थे, सर जॉन साइमन ने। ओके, ये जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था यहाँ पे सभी मेंबर्स ब्रिटिश से ही आए थे। सो ऑल द इंडियन पार्टीज बॉयकटेड द कमीशन। सभी इंडियन पार्टीज ने बॉयकट कर दिया था, इस कमीशन को नहीं चाहिए बोला था। और जब भी साइमन कमीशन आया था, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। सो कमीशन सबमिट किया था इसका रिपोर्ट इन 1930, जो भी इंक्वायरी करके सबमिट किया था। एंड ये रिकमेंड किया गया था, जो कमीशन ने रिकमेंड टू अबोलिश डायर की, जो भी डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको अबोलिश करने का रिकमेंड किया था। देन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस में उसका एक्सटेंशन करने के लिए बोला था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, जो भी ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स में एक फेडरेशन बनाने की मांग किया गया था। ओके, देन कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया था। सो ये जो साइमन कमीशन ने उसका रिपोर्ट दिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके रिजल्ट में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इसी 3 लोगों को लेके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके, एंड एक वाइट पेपर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशंस। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है कम्युनल अवार्ड। सो कम्युनल अवार्ड क्या है और इससे कैसे रिलेटेड है? कम्युनल अवार्ड आया था अगस्त 1932 में बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। ओके, कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है? एक सेपरेट इलेक्टोरेट नॉट ओनली फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, बट ऑल्सो फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को जिसको लाया गया था रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसको कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। इसी के अगेंस्ट एक गांधी जी ने एक फास्ट का शुरुआत किया था एरवाड़ा जेल्स में, एंड इसी को सर्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट बना था कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास के बीच में, जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या होता है कि जो भी जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द हिंदूज एंड द डिप्रेस्ड क्लास, ये तो सो पूना पैक्ट में क्या होता है, इट रिटेन द जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड कुछ सीट्स रिजर्व रखा गया डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट उनको नहीं दिया गया था। सो इसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड, जो कि था डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए। ओके, प्लीज़ आपको याद रखना है 1932 रामसे मैकडोनाल्ड एंड फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा आएगा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है ये एक्ट ऑफ 1935। प्लीज़ आप इसको मेरे से पढ़ने के बाद एक बार अपने बुक से भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बुक पढ़ना कभी भी मत छोड़ना, ठीक है? बुक पढ़ने के साथ साथ आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप जब CSAT पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, बड़ा बड़ा पैसेज पढ़ोगे, टाइम मैनेजमेंट बड़ी ही आसानी से हो जाएगा।
खैर चलिए शुरू करते हैं आज का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये बहुत ही एक लेंथीएस्ट एक्ट था एंड यहाँ पे 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थे। सो इसका फीचर देखते हैं क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट फीचर इसका है जो रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन का, जो एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के मांग था साइमन कमीशन का, उसको इस एक्ट ने पूरा कर दिया। ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। जो भी प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिला के एक यूनिट के तरफ मिला के ओके एक ऑल इंडिया फेडरेशन का शुरुआत हुआ था। एंड जो एक्ट्स थे वो उसको डिवाइड किया गया था सेंटर एंड जो यूनिट्स बना था। ओके, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को लेके जो यूनिट्स बना था उनको उनके बीच में वो एक्ट्स को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। जो भी एक्ट्स थे ओके, ऑल एक्ट्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। एक लिस्ट है फेडरल लिस्ट, एक है प्रोविंशियल लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। जैसे अभी हमारा है जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसी की तरह से फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जो एक्ट्स थे वो सेंटर के लिए थे विथ 59 आइटम्स। प्रोविंशियल लिस्ट में जो एक्ट्स थे वो प्रोविंसेस के लिए विथ 54 आइटम्स। एंड जो कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम्स थे वो बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस के लिए थे विथ 36 आइटम्स। ओके, बट ये आइडिया कभी फोर्स नहीं हो पाया, कभी काम में नहीं आ पाया। आज द प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइंड इट। प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया इसको। देन जो नेक्स्ट फीचर बताता है कि ये जो डायरची सिस्टम था वो उसको अबोलिश कर दिया था एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था। प्रोविंसेस अभी उनके रिगार्डिंग जो भी एक्ट्स से अभी वो बना पाएंगे अपने डिफाइंड स्पीयर्स में, वो अपने लिए लॉ बना पाएंगे, एक्ट बना पाएंगे। सो इसी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का शुरुआत हो गया था प्रोविंसेस में। कैसे न, जो गवर्नर होते हैं वो एक्ट करेंगे इन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स। जो भी उनका मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइस के हिसाब से ही गवर्नर एक्ट करेंगे। सो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का शुरुआत हो पाएगा प्रोविंसेस में। ये इफेक्ट में आया 1937 में, बट डिसकंटिन्यूड हो गया 1939 में। देन जो नेक्स्ट फीचर बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जो प्रोविंशियल लेवल पे डायरची सिस्टम का अबोलिशमेंट हुआ था उसको सेंट्रल लेवल पे चालू करने की प्रोविजंस रखा गया था। यहाँ पे जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे वो ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में वो डिवाइड किया गया था उसको, बट ये प्रोविज़न भी फेल हो गया था। ओके, ये भी काम नहीं आया था। देन जो नेक्स्ट फीचर बताता है वो क्या बताता है, जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को ये इंट्रोड्यूस किया था। सो वो 6 प्रोविंसेस कौन कौन है? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये तो आपको सबको पता है। बहुत ही 3 इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसीज या इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस है, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, यूपी, बिहार, असम। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है स्टेट पीसीएस वगैरह में। नेक्स्ट फीचर में ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट का फिलोसफी था उसको एक्सटेंड करके उसको बढ़ा दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। कहाँ तक? शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड वर्कर। देन क्या बताता है, ये अबोलिश किया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में। ओके, एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे उनको एक टीम प्रोवाइड किया गया था एडवाइजर्स का। नेक्स्ट फीचर, जो फ्रेंचाइज है उसको एक्सटेंड किया गया था। 10% जो पॉपुलेशन था वो उनको वोटिंग राइट्स मिला था। देन जो नेक्स्ट फीचर आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, प्लीज़ नोट इट डाउन, कि ये प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई होगा उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसमें प्रोविज़न था। किस लिए आरबीआई बना जाएगा? टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। जो भी कंट्री में करेंसी ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट का डेबिट होता था उसके रिलेटेड जो भी अकाउंट्स थे उनके जांच के लिए, उनकी निगरानी के लिए एक बैंक बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो ये कब आया था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था। देन क्या हुआ था, एक प्रोविज़न था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसका? एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो जैसे हमारा होता है यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, उसी तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन।
एंड एक फेडरल कोड बनाया जाएगा जो कि बना ही गया था 1937 में। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। प्लीज़ आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिवाइज करते रहिएगा। मैंने आपको A to Z पता है, कुछ भी एक भी वर्ड नहीं छोड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को लेके। मैं जानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। सो बार बार रिवाइज करते रहिएगा। देन हम चलेंगे हमारा जो लास्ट एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो अभी हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बैकड्रॉप में क्या क्या हुआ था। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया, इसके बैकड्रॉप में क्या क्या हुआ था। February 20, 1947 में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म होने वाला है बाई June 30, 1948। ओके, इसको अनाउंस कर दिया क्लेमेंट अटली ने। बट क्लेमेंट अटली का ये जो अनाउंसमेंट, इसको लेके मुस्लिम लीग डिमांड करने लगा एक पार्टीशन के लिए, उनको एक सेपरेट कंट्री का मांग करने लगा। देन June 3, 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर कोई नहीं चाहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए, तो उसके ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। उसके मतलब वो इधर इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहा है, वो कोई भी स्टेट्स अगर होगा तो अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई ही नहीं होगा। ओके, ऑन द सेम डे June 3, 1947 को माउंटबेटन ने पार्टीशन का भी प्लान रख दिया था। ओके, दैट इज नोन एज माउंटबेटन प्लान। दैट प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। एंड आपको पता है इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान बन गया। सो इसका जो फीचर्स है वो क्या बताता है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड मेड इंडिया एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट from 15th August 1947, provided partition of India and creation of two independent dominions, India and Pakistan। इंडिया का पार्टीशन हो गया, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये अबोलिश कर दिया था वाइस रॉय ऑफिस को, एंड ईच प्रोविंसेस के लिए एक एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया था बाय द ब्रिटिश किंग। ओके, जबकि किंग्स गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में था वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद जो 15 अगस्त 1947 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए एंड रिपील करने के लिए जो भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। ओके, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट ऑल्सो। जो भी इंडिपेंडेंस अगर इंडिया ने चाहा तो वो इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रद्द कर सकता था और वो जो अंग्रेज लोग फिर से आ सकते थे। देन जो नेक्स्ट कहा गया था यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो एक टाइप का लेजिस्लेटिव फंक्शंस का, लेजिस्लेटिव मशीनरी का काम करेगा। वो लॉ बनाएगा फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाता, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक टाइप का पार्लियामेंट का काम करेगा और वहाँ पे लॉ बनाया जाएगा। देन जो नेक्स्ट है वो बताता है कि कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास किया गया हो वो इंडिया में आफ्टर अगस्त 15, 1947 के बाद वो इंडिया में या फिर पाकिस्तान में किसी में भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, अगर उन्होंने बाय लॉ इसको मांगा नहीं है तो। ओके, देन ये अबोलिश कर दिया था ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया को, वाइसरॉय को अबोलिश किया, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया को भी अबोलिश किया। ओके, देन एक्सटेंडेड द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विथ ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15, 1947। जो भी ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी था ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड जो भी रिलेशंस था ट्राइबल एरियाज में, वो एंड कर दिया गया था उसको। देन जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फ्रीडम दे दिया टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जैसे आपको कश्मीर का इशू पता होगा, उनको उनके ऊपर छोड़ दिया गया था, वो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या खुद अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना के रहे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 में आया था वो एक इंटरिम गवर्नमेंट के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा जब तक आपका दोनों
डोमिनियंस में दोनों कंट्री में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना फ्रेम हो जाए, ना फॉर्म हो जाए। वो एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम गवर्नमेंट की तरह जो 19 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 है वो काम करेगा। देन ये बात कर रहा है नेक्स्ट फीचर, जो कि ब्रिटिश मोनार्क का जो राइट था वेटो करने का कुछ बिल को, ओके, उसका पावर ख़त्म हो गया। वो पावर चला गया गवर्नर जनरल के पास, एंड गवर्नर जनरल एक्सेप्ट करेगा वो बिल, कोई भी बिल को, इन द नेम ऑफ मोनार्क। देन जो बात कर रहा है गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर को नॉमिनल हेड बनाया गया था, और वो जो भी काम करेंगे अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ओके, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। जो भी रॉयल टाइटल्स था ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, वहाँ से जो एम्परर इंडिया का टाइटल था उसको रिमूव कर दिया गया था, उसको ड्रॉप कर दिया गया था। जो नेक्स्ट फीचर बताता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अपॉइंट करता था कुछ सिविल सर्वेंट्स को, एंड जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट भी देता था इस सिविल सर्विसेज में, उसको डिसकंटिन्यू किया गया। हालांकि जो पहले बने थे सिविल सर्वेंट्स, जो बने थे, जो अपॉइंट हुए थे बिफोर अगस्त 15, 1947, दे वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। सो ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द क्राउन रूल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एंड वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।